बहुत साल पहले की बात है। एक छोटी राज्य में रानी नाम की एक लड़की रहती थी। रानी देखने में सुंदर नहीं थी, लेकिन वो बहुत दयालु और इंटेलिजेंट थी। कुछ ही साल पहले ही उसकी मम्मा पापा की मौत हो गई थी, लेकिन रानी की मम्मा पापा बहुत अमीर थे, जिसकी वजह से रानी के पास बहुत सारी पैसे हैं। रानी की मम्मा पापा की मौत की खबर उसकी चाची के पास जाती है। उसकी चाची के नाम थी सुमित्रा। वो थे बहुत लालची। वो रानी के पास जाती है और उसे भरोसा दिलाती है। रानी तब बहुत छोटी थी, इसीलिए अच्छे और बुरी इंसान में वो फर्क नहीं समझती थी। रानी उसकी चाची के बात सुनकर उसके साथ उसके घर गई और वहाँ रहना शुरू कर दी। पहले पहले रानी की चाची उससे कोई भी काम नहीं कराती थी, पूरे वक्त उसका ध्यान रखती थी। उसकी चाची उससे कोई भी काम नहीं कराती थी। धीरे धीरे रानी उसके चाची को बहुत विश्वास कर डाली। इसी मौके पे रानी की चाची उसकी सारी जायदाद अपने नाम कर ली। फिर उसकी असली चेहरा निकल आई। ए रानी की बच्ची, अभी तक क्यों सो रही है? घर के सारे काम कौन करेगी? तेरी मरी हुई माँ बाप इतने दिन तो मुफ्त में खाना खाया। अब कुछ काम कर, जाके खिड़की साफ कर। मैंने कहा उठ। रानी अपनी चाची के मुंह में ये सब बातें सुनकर हैरान हो जाती है और अपने चाची को कहती है, चाची, अचानक आप मेरे साथ इतने बुरे बर्ताव क्यों कर रही है? क्या मैंने कुछ गलत कर लिया? मेरे मुंह पे बात करती है। अगर मेरे साथ ज्यादा होशियारी करी तो तुझे रास्ते में फेंकाऊंगी। तब रहने के लिए तुझे कोई भी जगह नहीं मिलेगी। अब मुंह बंद करके उठ, जल्दी से उठ के काम शुरू कर। रानी सब कुछ समझ गई थी कि रानी के चाची उसके साथ इतने दिन से नाटक करके आई, पर अब बहुत देर हो चुकी है। रानी अपने सब कुछ अपने चाची के नाम पे कर दी थी। अब उसे चुप रहकर काम करने पड़ेंगे। ऐसे ही रानी पूरे दिन घर के सारे काम करती थी। वो सबके लिए खाना भी पकाई। वो अकेला घर की सारी काम करती थी। सुमित्रा की एक बेटी थी जिसकी नाम थी अर्पिता। अर्पिता देखने में बहुत सुंदर थी, लेकिन उसकी स्वभाव अपनी माँ की जैसी ही थी। वो बहुत घमंडी और बुरी स्वभाव की थी। एक दिन की बात है, रानी घर के काम कर रही थी। तभी सुमित्रा आई और रानी को कहने लगी, रानी, ए रानी, अभी तक तेरे काम नहीं खत्म हुई? तू अभी तक मेरे घर नहीं साफ किया। तू बहुत आलसी है। बस हो गया है चाची, मैं अभी जा रही हूँ। मैं अब जा रहा हूँ खाना पकाने के लिए। हाँ, जल्दी जा, जल्दी से खाना पका। मेरी बेटी बहुत भूखी है। तभी वहाँ अर्पिता आया और कहने लगी, माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। ये नौकर की बच्ची अभी तक कुछ नहीं बनाई? नहीं माँ, अभी तक कुछ नहीं बनाई। कामचोर लड़की कब से घर में पोछा लगा रही है। तुम रुको, मैं तुम्हारे लिए बाजार से कुछ खरीद के ले आती हूँ। बताओ तुम क्या खाओगी? मैं ज्यादा कुछ तो नहीं खाऊंगी। एक पिज्जा खाऊंगी और एक बर्गर। ये नौकर की बच्ची, क्या तू नहीं देख रही है मेरी बेटी को भूख लगी है? जल्दी से बाजार जा और ये सब खाना ले आ। ये सब कह के सुमित्रा रानी को कुछ पैसे देती है। वो पैसे लेके बाजार जाती है। बाजार से वो अर्पिता के लिए कुछ खाना खरीद के ले आती है। घर लौटने के बाद रानी को बहुत भूख लगती है। वो मन ही मन कहती है, मुझे भी भूख लगी है। सुबह से कुछ नहीं खाया। यहाँ से कुछ खाने को मन कर रही है, लेकिन अगर मैं यहाँ से खाऊंगी तो चाची मुझे बहुत डांटेगी। फिर रानी कुछ ना खा के घर पर लौट जाती है। रानी जब घर लौटती है तब रानी की चाची कहती है, आ गया महारानी, तुझे इतने देर क्यों लगी है? मैं जानती हूँ, रास्ते पे खड़ी होके तू कुछ खाना खाया है ना? दे, जल्दी से हमारी खाना हमें दे। मेरी बेटी को कब से भूख लगी है। चाची, मुझे भी बहुत भूख लगी है। मुझे भी थोड़ी सी बर्गर दो ना। तुझे खाने का कोई जरूरत नहीं है। पहले घर के सारे काम कर, खाना पका, फिर खाना मिलेगी। जब देखती हूँ खाना लगा के रखती है। रानी भूखी पेट से घर के सारे काम करती है। फिर किचन में जाके खाना ढूंढती है, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं थे। फिर वो टेबल पर देखती है सुमित्रा और अर्पिता की झुटी हुई खाना टेबल पर पड़ी हुई है। वो सब रानी खा के स्टोर रूम में जाके सो जाती है। ऐसे ही कई महीने बीत जाती है। एक दिन सुबह सुमित्रा सोफे में जाके चाय पी रही थी।
तभी वो उसकी बेटी को पुकारती है। अर्पिता वहाँ आई और उसकी माँ को कहती है, क्या हुआ है माँ? तुम ऐसे मुझे क्यों डांट रही हो? मैं तो सो रही थी। जो कहना है जल्दी से कहो। मेरी प्यारी बेटी, क्या तुम जानते हो आज हमारी राज्य की रानी माँ एब्रॉड से लौटा है, इसीलिए महल में एक बड़ा आयोजन है। वहाँ हम लोगों के जैसे अमीर आदमी को जाने के लिए इनवाइट किया है। आज शाम को तुम और मैं उस पार्टी में जाएंगे, बहुत सज के जाएंगे। अर्पिता ये सब सुन के बहुत खुश होती है। सुमित्रा तब वहाँ से उठ के अपने घर जाने लगती है। शाम को जब अर्पिता मेकअप कर रही थी तभी रानी वहाँ पर आई और कहने लगी, अर्पिता, क्या तुम तुम्हारी कुछ मेकअप मुझे दोगी? मैं भी शाम की पार्टी में जाना चाहती हूँ। क्या तू मेकअप करेगी? तेरे जैसे काली बंदर जितने भी मेकअप क्यों न करे, काली ही दिखेगी। मेरे जैसे सुंदर तो कभी नहीं हो पाएगी। तुम्हें बहुत घमंड है अपने रूप पर। अपने रूप लेके इतनी घमंड मत करो। एक दिन तुम्हारी ये रूप तुम्हारे पास नहीं रहेगी। क्या तूने क्या कहा? नौकर की बच्ची, काली बंदर, मेरे मुंह पे बात करती है। तभी सुमित्रा अर्पिता के घर के सामने आती है और कहती है, अर्पिता माँ, तुम अभी तक रेडी नहीं हुई? जल्दी से रेडी हो जाओ, हमें अभी जाने पड़ेंगे। ये नौकर की बच्ची, तू यहाँ क्या कर रही है? जाके घर के काम कर। माँ, इस काली बंदर हमारे साथ हमारी पार्टी में जाना चाहती है। सुमित्रा ये सब सुन के रानी को एक थप्पड़ मारती है और कहती है, तेरे जैसी काली बंदर को अगर हम लोग पार्टी में ले जाए तो सैनिक तुझे उठा के बाहर फेंक देंगे। इसे हम लोगों की सम्मान चल जाएगी। जा अभी जाके घर के काम कर। सुमित्रा अर्पिता की तरफ मुड़ के कहती है, जल्दी से तैयार हो जाओ, नहीं तो हम लोगों की लेट हो जाएगी। ये सब कह के सुमित्रा वहाँ से चली जाती है। अर्पिता भी रेडी होने लगती है। थोड़ी देर बाद अर्पिता और सुमित्रा रेडी होके महल में चली जाती है। दूसरी तरफ रानी घर पर बैठ के रो रही थी। रानी खुद को आईने में देख रही थी और कह रही थी, हे ऊपर वाला, तुम मुझे इतनी काली क्यों बनाई? अगर मैं मेरी जायदाद अपने चाची को नहीं देती तो अच्छी होती। मुझे इतने सारे काम नहीं करना पड़ती। मैं घर के सारे काम करती हूँ, फिर भी चाची मुझे प्यार नहीं करती है। वो मुझे बहुत मारती है, मेरे ऊपर बहुत जुल्म करती है। ये कहकर रानी रोने लगती है। तभी बाहर से एक बूढ़ी की आवाज आती है। वो बाहर जाके देखती है, एक बूढ़ी उनके घर के सामने खड़ी हुई है। बूढ़ी को देख के रानी कहती है, बूढ़ी माँ, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? क्या तुम्हारा कोई हेल्प चाहिए? मैं ठीक से नहीं देखती हूँ, मेरी आंखें ठीक नहीं हैं, इसीलिए मैं रास्ते भूल चुकी हूँ। अब मैं कहाँ पर हूँ मैं खुद भी नहीं जानती हूँ। क्या तुम मुझे मेरे घर दे आओगी? क्यों नहीं बूढ़ी माँ, तुम्हारे घर कहाँ है? मेरे घर जंगल के उस पर है। फिर चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर पर दे आती हूँ। ये कहकर रानी बूढ़ी माँ को उसके घर की तरफ ले जाती है। जंगल में चलते चलते अचानक वो एक खरगोश को देखती है। उसे बहुत चोट लगी हुई थी। बूढ़ी माँ, तुम यहाँ पर बैठो, पहले मैं उस खरगोश को हेल्प करके आती हूँ। ये कह के रानी बूढ़ी माँ को पेड़ के नीचे बैठाती है और वो जंगल से कुछ जड़ी बूटी लेके खरगोश को लगा देती है। थोड़े समय के अंदर खरगोश ठीक हो जाती है। फिर रानी उस बूढ़ी माँ को लेके चलना शुरू करती है। कुछ देर जाने के बाद रानी गलती से थोड़े जल्दी से चलना शुरू करती है। वो बूढ़ी माँ को छोड़ के पहले निकल जाती है। रानी जब पीछे मुड़ती है तब वो देखती है बूढ़ी माँ उसके साथ नहीं है। तब रानी कहने लगती है, ये क्या, बूढ़ी माँ कहाँ चली गई? अभी तक तो मेरे साथ ही थे, वो कहाँ चली गई? मुझे तो वो नहीं मिल रही है। मुझे लगती है मैं थोड़ा जल्दी चली आई। ये कहकर रानी वहाँ खड़ी हो गई। रानी, तुम्हें और खड़े होने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर ही हूँ। वो सामने मुड़ के देखती है, बूढ़ी माँ वहाँ ही खड़ी है और बूढ़ी माँ अचानक एक परी में बदल गई। परी रानी को कहती है, रानी, मैं असल में एक परी हूँ। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। मैं पृथ्वी में घूमने के लिए आई थी, तभी मैं तुम्हारे रोने की आवाज सुनी। फिर मैं जाना तुम बहुत मुश्किल में अपने दिन गुजर रही हो।
इसीलिए मैं तुम्हारी हेल्प करना चाही। लेकिन हमारी परी लोगों में एक रूल्स है, हम लोग किसी को हेल्प करने के पहले उसकी परीक्षा लेती है। तुम अपनी परीक्षा में पास हो गई हो, तुम बहुत अच्छी लड़की हो, मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें परियों के राज्य में ले जाऊंगी। वहाँ एक सोने की और एक रुपए के सावन के घर है। ये कहकर परी रानी को परी राज्य में ले गई। रानी के सामने दो बहुत सुंदर सावन के घर थी, एक थी सोने का और एक थी रुपए का। परी उस घर से एक सोने की सावन और एक रुपए की सावन ले आती है और कहती है, रानी अगर तुम इस दोनों सावन से अपनी मुंह क्लीन करोगी तो तुम हीरे जैसे सुंदर हो जाओगी। परी ने जैसा कहा, रानी घर जाके वैसे ही सोने की और रुपए की सावन से अपने मुंह धोती है। थोड़ी ही देर के अंदर रानी बहुत सुंदर हो जाती है। रानी अपनी आँखों को विश्वास नहीं कर पा रही थी, वो बहुत सुंदर हो गई थी। रानी बहुत जल्दी रेडी हो गई थी। रानी एक लाल ड्रेस पहन के महल में गई। वो महल में घुसते ही सब लोग रानी को ही देखने लगती है। तभी महल की रानी माँ वहाँ आती है और कहती है, हम लोग इतने दिन से एब्रोड में रह रही थी, लेकिन आज हम लोग फिर से अपने देश लौट के आई, क्योंकि मैं मेरी बेटी को इस राज्य की एक लड़की से शादी देना चाहती हूँ। आज हम लोग उसे ढूंढ ही लिया। उस लाल कपड़े पहनने वाली सुंदर लड़की मेरे बेटे की पत्नी है। ये सुनकर रानी बहुत खुश हो गई थी। वो सुमित्रा और अर्पिता के पास जाके कहती है, क्या अर्पिता, क्या तुमने मुझे नहीं पहचानी? मैं हूँ रानी। तूने मुँह पे क्या लगाकर इतनी सुंदर हो गई है? मुझे भी बता ना। मैं मेरे घर के सोने और रुपए के सावन से सुंदर हो गई हूँ। अर्पिता सोचती है, वो अब बहुत सुंदर है, अगर वो भी उस सावन को लगाएगी तो वो भी और भी ज्यादा सुंदर हो जाएगी। फिर उसके साथ रानी माँ के बेटे की शादी होगी। ये सोचकर अर्पिता जल्दी से घर लौट के आती है और साबुन से अपने मुंह धोती है। लेकिन अर्पिता सुंदर ना होके बहुत काली हो गई है। वो लोग अपने कर्म की प्रायश्चित भोग करती है। फिर रानी के साथ रानी माँ के बेटे का शादी हो जाती है।